चलिए ये स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन है। जब कोई बॉडी अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल करते हैं तो इफेक्टिव वेट विस्कस फोर्स के बराबर होता है। उस समय बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? आपको याद आ गया होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कैसी होती है ये वेलोसिटी? कांस्टेंट। ये टर्मिनल की कंडीशन कब आती? जब इफेक्टिव फोर्स किसके बराबर हो जाता है? इफेक्टिव वेट वेट इफेक्टिव होगा किसके बराबर? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। अब वेट का फॉर्मूला क्या आएगा? वेट तो नीचे काम करेगा, m बाई डेंसिटी कर दिया तो वॉल्यूम। ये अपथ्रस्ट फोर्स है d/2 इंटू जी। ये विस्कस फोर्स आ गया। समझ में आ रहा? ये डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी, तो कितना आ गया बताओ? mg/2 आ गया। मेरे हिसाब से तो सेकंड आना चाहिए। ये विस्कस फोर्स आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, vt। स्फेरिकल शेप की बॉडी के लिए ही देखते हैं, 2/9 r²। डेंसिटी डिफरेंस, रो है डेंसिटी बॉडी की, जी बाय ईटा। ईटा है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ऐसा आपने पढ़ा। और ज़्यादा डेरिवेशन पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि डेरिवेशन यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं वो मैंने कभी कराए हैं। यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, एक यहाँ से हो रहा है एक यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा ए, जो कि 30 डिग्री। यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब I1 भी 0 है और R1 भी 0 है, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट है। प्रिज्म थ्योरी से आपको पता है R1 प्लस R2 ए के बराबर है, R1 0 है। इसका मतलब R2 किसके बराबर होगा? A, और A दिया 30 डिग्री। कैसे? ये 60 है, ये 90, तो ये 30 होगा। इस सरफेस पर स्नेल लॉ लगाते हैं, तो म्यू है √3 साइन R2। R2 कितना है? इक्वल टू 1 साइन E है इमरजेंट एंगल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, साइन E। √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू साइन E। तो इमरजेंस एंगल आ गया √3/2 का मतलब 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना था इसमें? डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ID इक्वल टू ε0 d∅e/dt। फाई इक्वल टू E इंटू ए। फाई फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। E इंटू ए करोगे, ए बाहर आ जाएगा, वोल्टेज का या टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा। या सीधा सीधा होता है आपका वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस कर दो। ID का मतलब दूसरा क्या होगा? वोल्टेज बाय रिएक्टेंस कर दो, ठीक है। रिएक्ट डायमेंशन पे देखो 2 आ गए हैं। क्या?
किसका फाइंड द एनर्जी का डायमेंशन चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसको ऐसा लिखें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स हो गया, एक एल बचा था तो एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फोर्स भी देखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन भी देखना चाहते हैं और टाइम के टर्म में। तो देखो ये तो फोर्स का हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया और ये टाइम का हो गया। गलत लिख दिया क्या, नहीं, एफ ए टी स्क्वायर। अल्टरनेट पेज ये है कि आप एनर्जी का लिखते, फोर्स की पावर लिखते x, एक्सेलरेशन की पावर लिखते y, t की पावर z, m l स्क्वायर t माइनस 2। यहाँ k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 1 मान लेते हैं या k लिख दो, m l t माइनस 2 की पावर x कर दें, एल टी माइनस 2 की पावर y कर दें और t की पावर z कर दें और पावर को कंपेयर करें तो m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर x है तो x 1 आ गया। y की पावर करोगे तो l x प्लस y 2 के बराबर, x 1 है तो y भी 1 आ गया। अब इस पावर को देखोगे तो माइनस के 2x माइनस के 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू 1 रखोगे तो x की और y की 1 रखोगे तो माइनस 2 z इक्वल टू माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल तो z 2 आ गई। ये वैल्यू यहाँ रख दिया तो आंसर आ गया। ये दूसरा तरीका था। पोटेंशियोमीटर वायर में बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला E इक्वल टू होता है के एल, के पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता, एल बैलेंसिंग लेंथ कहलाती। तो E1 बाई E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, के तो कैंसिल हो जाएगा तो L1 बाई L2। L2 हमें कैलकुलेट करना था तो L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L2 इक्वल टू आएगा E2 L1 E2 L1 ओवर E1। तो L2 इक्वल टू E2 कितना है आपका 2.4, L1 कितना था 36, L1 कितना था 1.5। ये 5 के टेबल से 5/3 इंटू 36 ये 12 बार तो L2 60 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वो सारे क्वेश्चन है बेटा जो 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहे हैं अगर थ्योरी पता है तो। स्प्रिंग के लिए F इक्वल टू होता है KX, K स्प्रिंग कांस्टेंट, X एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो ये तो 10 दिया है आपको, K निकालना है, X है आपका 0.5 सेंटीमीटर का 5/100 तो K की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग बैलेंस के लिए √m/k, 2π तो एज इट इज। मास की वैल्यू आपने है दी गई है कितनी, मास 2 kg और k है 200 यानी 1/100 यानी 10 आ जाएगा तो 2π/10 आ गया। ये है आपका 6.28/10 0.628 सेकेंड आ गया।
ऐसा कौन सा आंसर है? 0.628 फर्स्ट है। कैलकुलेशन देखते जाना, हम पे भी गलती हो जाती। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए तो इनमें से जिनका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेक्टर, magnetic vector perpendicular to the pointing vector, all three vector are perpendicular to each other। अगर हम ऐसा लिखें, ये पॉइंटिंग वेक्टर लिख दें, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर लिख दें, तो ये मैग्नेटिक वेक्टर होता है। इसको एक्स एक्सिस कहा तो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, प्लेन में नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक होगा। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इसमें किन का डॉट प्रोडक्ट जीरो है वो देख लें। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, और इसका -1 तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ई डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। और यहाँ पे 4 ऑप्शन में से देखें किसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका तो आ नहीं रहा, इसका प्लस आ रहा है, इसका प्लस आ रहा है, इसका प्लस प्लस आ रहा है, इसका माइनस माइनस आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट इसी का 0 है। तो मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? 32 का यही होना चाहिए। ये एनएलसी पे बेस्ड हो गया। एनएलसी मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको ऐसा सिखाया गया कि टेम्परेचर θ1 से θ2 जा रहा टी टाइम में, तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो पहले तो 90 से 80 जा रहा था, तो 90 माइनस 80 बाई टी, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सी लिख दें तो 8 80 170 85 एवरेज आ जाएगा, और थीटा नॉट है 20। दूसरे केस में 80 से 60 हो रहा, तो 80 माइनस 60 बाई टी डैश इक्वल टू सी। 80 60 करोगे तो 140, बाई 2 करोगे तो 70 माइनस 20। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व किया था तो 10 बाई टी आ गया था जी। इसको डिवाइड किया तो 20 बाई टी डैश, डिवाइड कर लिया तो टी डैश इक्वल टू, अब सॉल्व कर लें। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद से करें। मेरे हिसाब से तो 13 टी बाई 5 आ गया। चेक कर लो बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर इंसिडेंट हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? एससी बाई लैम्डा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस वर्क फंक्शन आएगा जो कि 0 दिया गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? कलर मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं इस कलर को बहुत चेक करना चाहता हूँ, मुझे ये कलर अच्छा लगता है लिखने में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया? फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया इस क्वेश्चन में? एस सी बाई लेमडा गिवन क्वेश्चन में। डी बॉगली वेवलेंथ लेमडा डी कितना होता है? लेमडा डी इक्वल टू होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, h तो ज्यों का त्यों 2m एज इट इज, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है hc बाय रूट लेमडा।
लेमडा चाहिए हमें, सारे ऑप्शन में लगभग लेमडा ही दिखा रहे हैं। तो अगर मैं लेमडा का इस यहाँ लेमडा करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? टू एम एच सी लेमडा डी का स्क्वायर, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, टू एम एच सी लेमडा डी का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आ गया। सो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया? टू एम सी बाय एच लेमडा डी का स्क्वायर। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन लिखा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। हमने कई टर्म में आपको लिखवाया होगा, लेमडा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एच बाय पी सिखाया होगा, एच बाय एम बी, पी वेलोसिटी, √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर चार्ज पार्टिकल लिखा होगा तो h/√2m क्यूबी, क्यू चार्ज है और b पोटेंशियल है, या h/3m kT के बोल्टजमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर अनचार्ज पार्टिकल के लिए। ऐसे सारे फॉर्मूले सिखाए गए होंगे जब डी ब्रोगली 39। ये कह रहा वाटर फॉल फ्रॉम दिस मच रेट दिस मच, 90% लॉस हो रहा। 10% लॉस होने का मतलब 90% होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट का रेशियो। अब 10% लॉस हो गया तो 90% बचा, तो 90/100, 90% एफिशिएंसी। आउटपुट पावर आपको निकालना है। इनपुट पावर क्या हो गया? एनर्जी बाय टाइम। तो मास दिया है पर सेकंड, तो 15 पर सेकंड हो गया। जी है आपका 10 दिया है और एच दिया 60। तो आउटपुट पावर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 15 × 600 × 9/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 900 यानी 8100 आ गया। इतना वाट आ गया। किलोवाट में बदलोगे तो 8.1 किलोवाट आ गया। ये हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। हाँ, शॉर्टकट इसके लिए लिखवाया था। अगर n ड्रॉप हैं तो b बिग इक्वल टू n की पावर 2/3, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप के लिए लिखा है। ये मैं जरूर लिखवाता हूँ, हर क्लास में लिखवाता हूँ, और सिर्फ ड्रॉप पोटेंशियल के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कैपेसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, और भी डिफरेंट क्वांटिटी कैपेसिटी के लिए। तो n यहाँ पे है आपका, कितने ड्रॉप्स हैं? 27 का क्यूब रूट लेना है यहाँ पे 2/3, और स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल दिया था 220, इसका क्यूब रूट लिया तो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9 × 220 कर दें, मल्टीप्लाइड करें तो 0 9 दूनी 18 और 1 19, इतना आ जाएगा वोल्ट। सो पहले ही आंसर आ गया। ये हमने
सारे पॉइंट लिखवाए होंगे आप देखें। एन ड्रॉप्स हैं तो बिग ड्रॉप पे चार्ज होता है एन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड बिग ड्रॉप पर होता है एन की पावर 1/3 ऑफ ई स्मॉल। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटी लिखवाया था सी बिग। ड्राइव कराना चाहें तो डेरिवेशन बिलियंस फिजिक्स क्लासेस में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सी स्मॉल। सी स्मॉल। इसके बाद आप देखोगे पोटेंशियल का बी बिग एन की पावर 2/3 ऑफ बी स्मॉल। पोटेंशियल एनर्जी का यू बिग इक्वल टू एन की पावर 5/3 ऑफ यू स्मॉल। ये पोटेंशियल एनर्जी। और भी चीजें लिखवाई थी वो आप देखना। 37 ये कह रहा कॉन्वेक्स लेंस है सेट, फोकल लेंथ है यानी 2f पे रखा है ये, तो इमेज भी 2f पे बनेगी। 2f माने यहां पे बनेगी। इस मिरर के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इससे बनेगी इमेज यहां पे, और वो इमेज रियल होगी। रियल होगी तो मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा 20, और लेंस से भी 20 पे होगा, तो लेंस से कितना होगा 20, ये आना चाहिए। अगर यहां पर 2f पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इमेज 2f पे बनेगी। क्योंकि फोकल लेंथ 30 दिया था। यहां मिरर था, मिरर के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो प्लेन मिरर से रियल इमेज बनेगी, और ये बनेगी 20 पे। किस पे बनेगी 20। तो मिरर से 20 होगा तो लेंस से भी 20 होगा, तो लेंस से 20 इट वुड बी रियल। ये होना चाहिए। ओरली हो जाएगा ये। मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुंच गई हो। अब अगर यहां से किसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर हाफ mv², मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लिखवाया था mgh 1 + h/r। h क्या है, हाइट, r रेडियस ऑफ अर्थ है सरफेस से, तो हाफ m, वेलोसिटी है k², और b होता है 2gr। तो 2gr का रूट लोगे तो 2gr, यहाँ करोगे तो mghr और r + h। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, mgr से mgr कैंसिल, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, mgr से mgr कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा k², r + h, और यहाँ mgr से mgr तो h बचा था, तो k² r, और ये यहाँ चला जाएगा तो 1 - k²। अगर मैंने मैथमेटिक्स की कोई गलती नहीं करी तो ये आंसर आ जाना चाहिए। देखो, अगर मैथमेटिक्स की गलती नहीं है तो ये आंसर आएगा। कुछ नहीं किया, ये आपका अर्थ है। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और h हाइट पे ये यहाँ पे है। अगर मैक्सिमम हाइट करोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा g MEM/RE + हाफ mv²। मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा g MEM/r + h, और इसको सॉल्व कर लिया, सो आंसर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। 39 में
बी क्रॉस बी करोगे तो क्यू तो 1 है, तो बी क्रॉस बी आई जे के, ये कितना है, इसका कोफिशिएंट बी है, नहीं पहले वेलोसिटी का लिखना पड़ेगा, सॉरी पहले वेलोसिटी का लिखेंगे तो वेलोसिटी कितना है 246 246, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का बी है और बी नॉट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई 4b0 माइनस 6b0 यानी माइनस के 2b0, माइनस जे करेंगे, अब जे वाला प्रेस किया तो ये 2b0 और 6b0, तो 2b0 में से 6b0 घटाएंगे तो 4b0 प्लस के किया तो 2b0 माइनस 2b माइनस 4b यानी माइनस के 2, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और फोर्स दिया था कितना, कंपेयर करें तो फोर्स दिया था 4i कैप 20j कैप 12k कैप। ध्यान से देखो, यहाँ i का कोफिशिएंट है माइनस के 2b0 और i का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो b0 की वैल्यू कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या ये लोग, फिर bx by bz होना चाहिए, तो अगर मैं आई करता तो 4b0 माइनस, तो b0 की वैल्यू तो मेरी जो आ रही है वो इस चारों ऑप्शन में से नहीं मैच कर रही, v0 की वैल्यू तो -2 आ रही, इसको चेक करें, माइनस जे का कोफिशिएंट है 4b0 और माइनस जे का कोफिशिएंट यहाँ पे है 20, क्या आ रहा, v0 कितना आ रहा आपका, k का करें तो कितना आ रहा 2v इक्वल टू 12 है माइनस, तो b इक्वल टू -6, तो ये तो -6k आना चाहिए और i और j आपके, पर ये बात ऐसी आ नहीं रही है, कहाँ गलती हो रही, 6, मैं फिर से देख लूं, तरीका समझ में आ गया होगा, अगर मैथमेटिक्स भी का से हमारे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखो यहाँ 4b0 माइनस 6b0 यानी 2b0, माइनस जे किया तो 2b0 और 6b0 तो 4b0, k किया तो 2b, ये सब कुछ सही कर रहा हूँ, या तो फिर यहाँ लिखने वाले की गलती है, bx by bz लिखना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, देखना मेरा आंसर इस तरीके से आ रहा, -6k तो आ रहा, तो सेकेंड या फोर्थ में से होगा, लेकिन i और j की वैल्यू जो हमारी आ रही वो अभी नहीं आ पा रही है कोफिशिएंट, वो चेक कर लेना बेटा, क्योंकि वैल्यू मैच नहीं करते हुए दिख रही। Two conducting loop R1 R2 are placed in the same plane, their center are coincide to each other. R1 R2 mutual inductance,
म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है हमेशा स्मॉल साइज का स्क्वायर आर एस का स्क्वायर बाय आर पी प्राइमरी, यानी ऊपर स्मॉल टर्म आना चाहिए, स्मॉलर साइज। तो क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर बाय R1। ये मैंने तरीका सिखाया था 2 सेकंड में सॉल्व करने का। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं सॉल्व होना चाहिए तो देखो ये इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R1। प्राइमरी में करंट फ्लो करी तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट NI बाई 2R, तो म्यू नॉट I बाय 2R1। मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड से रिलेटेड होगा तो म्यू नॉट I बाय 2R1। एरिया से मल्टीप्लाइड करोगे, लूप है तो पाई R2 का स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया। M इक्वल टू होता है फ्लक्स बाय करंट, तो क्या आ जाएगा बताओ। I से I कट गया तो ये कितना हो गया म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाय 2R1। बाकी सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में पूछा तो ये आ गया। हालांकि मैं 2 सेकंड में करता इसको। स्मॉलर साइज का स्क्वायर म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैं फॉर्मूला जब मैंने बच्चों को कभी पढ़ाया था और 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका लिखा था, तो बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है स्मॉलर साइज का स्क्वायर ओवर बिगर साइज। ऐसा हमने लिखवाया था 10 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे T1 पे ये तो 5 है, ये T1 पे 0 है और ये भी 5 है। तो 5 का मतलब यहाँ पे यहाँ आपका 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 और 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 और 0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 और 1 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो T1 पे तो 1 आना चाहिए, T1 पे हायर आना चाहिए। अब T2 पे निकालें, T2 पे कर रहे हैं तो ये फिर 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 1 1, तो ये 1 और 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा एंड का ये 1 हो गया। यहाँ भी 1 और 1 जाएगा तो एंड होता तो 1 होगा, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी 1 है। इस पे भी हायर आना चाहिए, T2 पे भी, T1 पे भी हायर आना चाहिए, T2 पे भी हायर आना चाहिए। अब T3 पे देखें, T3 पे कितना आ रहा, ये तो 1 आ रहा, ये 1 आ रहा, ये 0 आ रहा। 1 1 0, 1 1 गया था तो ये 1 आ गया था, 0 और 1 गया था तो भी ये 1 आ गया था, 0 और 1 गया था, देखो 0 और 1 गया था तो एंड में तो 0 आना चाहिए, लेकिन ये 1 हो गया था, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया तो T3 में भी 1 आना चाहिए। तो T1 में, T2 में, T3 में 1 आना चाहिए। T1 T2 T3 के लिए 5 आना चाहिए। अब T4 के लिए कर रहे हैं, ये T4 के लिए क्या आ रहा है 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 1 1 1 1 का तो 1 आ गया, और 1 और 1 का ये 0 आ गया, ये आ गया 1 और 0 फिर 1 आ गया, तो T4 पे भी 1 आना चाहिए। क्या कर रहा है, T5 पे देखें, T5 पे देखा तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 1 0 1, 1 और 0 किया तो ये 0 आ गया, 0 और 1 किया था, देखो यहाँ से 0 और 1 किया था तो ये 1 आ गया था, तो ये 1 आ गया था,
और ये 0 आ गया तो ये भी 1 हो रहा। T6 पे चेक करें, ये मिटा दें। अब लास्ट पे T6 पे देखें, T6 पे देखा तो क्या आ गया बताओ। T6 पे ये क्या है 1, ये 0 और ये 1। 1 है, 0 है और 1, तो ये 1 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 1। मेरे हिसाब से तो यही आ जाना चाहिए, हर केस में यही आ रहा। थर्ड आ रहा बेटा मेरे हिसाब से। तो मैंने जो कुछ रखा फिर भी आप रखना, अदरवाइज बूलियन अलजेब्रा से। सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I = mr²। m इसका मास है, r रेडियस है, सो mr²। अब इसमें से 90 डिग्री वाला पार्ट हटा दिया गया, ये वाला पार्ट हटा दिया गया। मैं रेड कलर से हटा रहा हूं उस पार्ट को, ये वाला पार्ट हटा दिया। तो बचे हुए पार्ट का मास कितना होगा, रिमेनिंग पोर्शन का मास हो जाएगा 3m/4। ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी निकालोगे तो मास पर यूनिट लेंथ, तो 3m/4, और लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, और 3/4 पार्ट का सरकमफ्रेंस आएगा 2πr। सो लेमडा कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो m/2πr। यहां से हम एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लें तो di = dm। dm का मतलब होता है लेमडा इंटू dl, एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ, इंटू r² आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे, लेमडा को लिखा m/2πr तो बाहर आ गया, m × 2πr बाहर आ गया, r² भी बाहर आ गया। तो dl की लेंथ अगर 0 से लिखेंगे तो 0 × 3/4 टाइम्स ऑफ 2πr। सो I डैश जो आ रहा, वो तो I लिखा था तो ये I डैश लिखते हैं। I डैश जो आ रहा वो कितना आ रहा है यहाँ पे, mr²/2πr, और ये 3/4 टाइम्स ऑफ 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। सो क्या पता चला यहाँ पे, I डैश = है k, यानी k × mr², तो k की वैल्यू 3/4 आ जाना चाहिए। यहां से करंट जा रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, तो सिंपल सा तरीका है, I1 = कितना आ जाएगा, I1 = I2 + I3 आ जाएगा, और I2/I3 ये कितना हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ये दो चीजें तो आपके सामने दिख रही हैं। इसको अगर मैं I1 से, हमें चाहिए I3/I1, I1 से इसको डिवाइड करना तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा I2/I3, सॉरी I1, क्या जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा, ये I1,
I2 बाई I1 प्लस I3 बाई I1। I3 बाई I1 निकालना, इसको I2 बाई I3 बाई I1 प्लस I3 बाई I1 कर दिया, 1 इक्वल टू I3 बाई I1 कॉमन ले लिया, I3 बाई I1 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया 1 प्लस I3 बाई I1 तो I2 बाई I3, I3 बाई I1 करोगे तो ये है आपका I2 बाई R3 को लिखो R3 बाई R2 तो R2 ओवर R2 प्लस R3 आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैथमेटिक्स की गलती कुछ हो जाए तो देख लेना, थर्ड आ गया। पेन दिखता क्यों नहीं है, आँख का बड़ा दिक्कत हो रही है। अब ये कह रहा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा। A car start from rest with a 5 meter per second square 4 second. Ball is dropped out of window by person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of ball at t equal to 6 second? Acceleration अब देखो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 80, तो 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब कार की अगर कुछ हाइट दी गई होती जहां से विंडो से गिराते तो कुछ यहाँ पे वेलोसिटी आती, तो दो वेलोसिटी आ जाती, एक तो 20 मीटर पर सेकंड से जी जाती और एक जे आती, इसका रिजल्टेंट आता। जहां तक एक्सीलरेशन का सवाल है, दो एक्सीलरेशन होंगे, सिक्स सेकेंड पे तो एक्सीलरेशन 10 ही हो जाएगा क्योंकि वो अंडर द ग्रेविटी जा रहा होगा। सिक्स सेकेंड पे इसका एक्सीलरेशन इतना हो जाएगा और वेलोसिटी कितनी होगी, 6 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो यहां से तो 20 मीटर पर सेकेंड था, हाफ जी टी स्क्वायर बी इक्वल टू जी टी, जी है आपका 10 और टी है 2, तो वेलोसिटी तो 20√2 आ जाएगा, वेलोसिटी 20√2 आएगा। और एक्सीलरेशन का जहां तक सवाल है, ये बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी, तो फ्री फॉल करने का मतलब होता है G10 ही रहना चाहिए अगर ये ग्राउंड पर टकराई नहीं है तो। अब ये कैसे कह सकते हैं ग्राउंड पर टकराई या नहीं टकराई, तो B इक्वल टू GT किया था, ये रिजल्टेंट 20√2 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट आएगा।
45वां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड AC मेंस ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई मेड ऑपरेट इतना वोल्ट इतना वाट लैम्प इग्नोरिंग पावर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। देखो यहां से ये आउटपुट इतना दिया है, आउटपुट वोल्टेज दिया है, यानी सेकेंडरी कॉइल पे आपका आउटपुट मिलेगा। तो VS IS इक्वल टू दिया है आपका PS। ये सेकेंडरी वोल्टेज दिया है आपका 11 वोल्ट, सेकेंडरी के करस्पॉन्डिंग करंट IS, सेकेंडरी के करस्पॉन्डिंग पावर है 44। सो IS आ गया आपका 4 एम्पियर। IS आपका 4 एम्पियर आ गया। अब IS 4 एम्पियर आ गया, कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, तो IS प्राइमरी करंट निकालना था, और वैसे भी इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। 44 होगा IS BS, ये पावर था आपका। प्राइमरी करंट सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज था 220, IP निकालना था, डायरेक्ट आ जाएगा, इतना क्यों करना था, ये भी जरूरत नहीं थी करने की। तो IP निकालते तो IP इक्वल टू, ठीक से पढ़ा नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, 44 बाय ये 2 और ये 10, 0.2 एम्पियर आ गया। नहीं ये नहीं, 0.2 एम्पियर ये। बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर स्ट्राइक रिबाउंड द सेम हाइट। इम्पल्स निकालना, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। सेम हाइट तक जा रहा है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम 2 MB होगा। MB से आया था, MB से ये इम्पल्स 2, मास था 0.15, वेलोसिटी कितना आएगा, √2GH, √2G10। इस पेपर ने ये अच्छा रखा कि कैलकुलेशन थोड़ा कम कराया है। इम्पल्स इक्वल टू लिखा था चेंज इन मोमेंटम, और कुछ नहीं, ये समझ लें। मैंने यहाँ लिखा चेंज इन मोमेंटम। चूंकि मैंने पहले से कोई सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आपकी इस पर कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कभी हो सकती है, तो वो स्टूडेंट देख लेंगे, वो हमारे नेचर से परिचित हैं। 2 और 0.3, तो ये 0.3 आ गए, और ये 10√2, 0.3 हो गया था, तो ये 3 आ गया, और √2 की वैल्यू 1.414, 42 और ये 42 हो जाएगा, यानी 4.2 kg ये आ जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन और बचे होंगे। ये कह रहा LCR सर्किट कंटेनिंग 5 मिली हेनरी इंडक्टर, 5 मिली हेनरी इंडक्टर, दिस मच कैपेसिटर, दिस मच रजिस्टर कनेक्टेड to 30 volt variable frequency source. Angular frequency of source at which power transfer to the circuit half the power of the resonance frequency. The angular frequency of source आपको निकालना है, the angular frequency of source निकालना है, जिस पे पावर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के पावर का हाफ है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC।
और ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू होता है लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। इन दोनों फ्रिक्वेंसी पे पावर ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा आर आपको दिया गया है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा अगर ग्राफिकल टर्म में बात करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, इस पर पावर और इस पर पावर। F1 है ओमेगा 1 ओमेगा 2 इतना आ जाएगा, ओमेगा आर के बराबर। और बाकी मैथमेटिक्स और कुछ सॉल्व करना पड़ेगी। मुझे लगता है इतने से मेरा काम बनेगा नहीं। क्या 2 वेरिएबल हैं, एक ही एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है, तो हमें फिर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या? तो पूरा अगर डेरिवेशन करेंगे तो फिर तो काफ़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। चलिए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे पावर क्या होगा? इस फ्रिक्वेंसी के पावर का हाफ होगा। हाँ, इस फॉर्मूले से लोअर हाफ पावर और अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। रेजोनेंस एल सी की वैल्यू दी गई है, एल और सी की वैल्यू ये दी गई है, एल की वैल्यू और सी की वैल्यू दी गई है। और रेजोनेंस के आप अगर यहां निकालोगे इफेक्टिव वोल्टेज 220 वोल्ट का वेरिएबल सोर्स लगाया गया है, तो करंट का स्क्वायर, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ ऑफ द पावर ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां से सर्किट की फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का प्लस आर स्क्वायर, इससे जेड की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा एल, ओमेगा नहीं दिया, जे दिया, आर दिया, सब दिया है। और जेड की वैल्यू होती है वी आर एम एस बाय जेड आई आर एम एस। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। कैसे? वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर इक्वल टू वी होता है। अप्लाइड वोल्टेज दिया 230, यहां आई एक्स एल लिखोगे तो आई एक्स एल, आई एक्स सी और आई आर, बल्कि आई बाहर आ जाएगा, बी वाई एल एक्स एल एक्स सी सब दिया गया है आपको। इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इससे हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे।
हालांकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी सी जा रही है और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में आ जाए, तो मैं थोड़ा सा इस पर सोचूंगा अभी। पावर क्या है? विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ ऑफ द पावर ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। सर्किट का पावर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के पावर का हाफ है, यानी सर्किट का पावर एक प्रकार का लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी या अपर हाफ फ्रिक्वेंसी होगी। तो सर्किट की फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते थे, बस हमें करंट अगर मिल जाता तो काम बन जाता। करंट नहीं मिलेगा तो हमारा काम, हम चलिए आगे देख रहे हैं इस पर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, 20 पे आपका एक मास सस्पेंडेड है, 40 पे हिंज है, सस्पेंडेड फ्रॉम द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इन इक्विलिब्रियम। देखो रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि ये टॉर्क आएगा आपका, टॉर्क माने फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम में टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। सो 2g10 मान लेते हैं और इतना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। यहां से यहां तक 160 घटाओगे तो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आएगा, यानी 1.2 मीटर। m इंटू G10, 10 से 10 तो ये कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू कितना हो गया? 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2। 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2 करोगे तो 4/12, 1/3 kg आ जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी मैं करूंगा। ये पार्टिकल मूविंग सर्कुलर ऑफ रेडियस r, तो t इक्वल टू कितना होता है? 2πr/b। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है b² बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। ये 4r दिया है इंटू 2g इक्वल टू b² का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां से करो तो कितना आ जाएगा? 4π² r² t² साइन स्क्वायर थीटा। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं। क्या टर्म कैंसिल हो रहा? 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2g t² और यहाँ बचा πr। 2g t² πr, इस पूरे का रूट, ये साइन थीटा आ गया। π²r, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? साइन इनवर्स 2g t² बाय π²r। कोई ऐसा है? 2g t फर्स्ट ही लग रहा, मैथमेटिक्स चेक कर लेना, फर्स्ट ही दिख रहा। 50। ये यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस R है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 12A पार्ट का रेजिस्टेंस है, तो 3A पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसमें रेजिस्टेंस से करें और देखें।
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। करंट तो I दिखाया गया है, तो I, एरिया होगा √3/4 इक्विलैटरल ट्राइंगल का, अगर साइड ए है तो 3/4 ए स्क्वायर। नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? आपको पता है कि अगर ए की 3 साइड होगी तो NIA होता है, और n की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो 12a/3a करोगे यानी 4 आ जाएगा। पूरे आ रहा ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ट्राइंगल का। स्क्वायर का करोगे तो I इंटू ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ नंबर ऑफ साइड्स करोगे तो 12a/4a आएगा यानी 3 आ जाएगा। तो एक तो आ रहा √3 I स्क्वायर, 4 से 4 तो कट गया ना, √3 I स्क्वायर। एक आ रहा 3IA स्क्वायर, ये स्क्वायर का आ रहा, ये ट्राइंगल का आ रहा। तो रिस्पेक्टिवली पूछा तो मेरे हिसाब से सेकंड हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन हमारा अभी पूरा आंसर के साथ मैच नहीं किया, इसको हमें देखना है। ये वाला 1 सेकंड का टाइम इस पर और बर्बाद करेंगे, बर्बाद का मतलब यूज करेंगे। आना चाहिए था जी एक बार में आंसर, टीचर का तो कम से कम एक बार में आना ही चाहिए। ओमेगा R इक्वल टू होता है, या ओमेगा R का स्क्वायर होता है ω1 ω2। और ω_L -1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गया आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, सॉरी इम्पीडेंस का फॉर्मूला, और इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड वोल्टेज जो कि 230/RMS। और यहाँ पे जो करंट होता है उस करंट का कितना होता है, इस करंट का कुछ होगा। तो अब आपको यहाँ से ओमेगा मिल जाए तो हमारा ओमेगा R की वैल्यू तो हमने बड़े आसानी से निकाल दी, 1/√LC। ओमेगा R की वैल्यू तो हमारी आ गई, ओमेगा R आ गया, और ω1 ω2 की वैल्यू हम निकाल सकते, यहाँ पे यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, या तो ω1 होगा या ω2 होगा, एक कोई इससे निकल आएगा। इसकी मैथमेटिक्स सॉल्व करने पर थोड़ा सा टाइम लग रहा, तो ये बाद में करेंगे, ठीक है। इस कैलकुलेशन को बाद में Yes, dear student,
आपने देखा होगा कि इसमें लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इनका डिफरेंस होता है R/L, और लोअर हाफ पावर और अपर हाफ पावर एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/√LC। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, यानी दोनों की फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो अब देखें इसमें 8 का डिफरेंस आ रहा क्या? नहीं आ रहा। इसमें भी 8 का नहीं आ रहा, इसमें भी 8 6 14 8 का डिफरेंस यहाँ आ रहा। तो इसका मतलब है कि आंसर तो 4 होना चाहिए। मैंने क्या किया है, आपको पता है कि ω/L माइनस 1/ω/C का होल स्क्वायर प्लस R²। इम्पीडेंस क्या होगा? उस समय पावर हो गया हाफ, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस √2 टाइम्स हो गया, तो 2R² हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें दो बातें, अगर अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी लोगे तो क्या आएगा? ω2L माइनस 1/ω1C, और ये R² था तो ये अपर ले रहे हैं, पहले अपर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ω2 लिखना पड़ेगा। एक बार आंसर ना आए तो टीचर को भी टेंशन हो जाता। देखो देखने में मिल रहा आपको, इसका मतलब है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हमें सिंसियर रहना चाहिए। तो कितना हो गया बताओ? कौन सा कलर आ गया और कहाँ आ रहा है? ये कलर तो कहाँ लिखेगा, और अलग टाइप का कलर आ गया ये। हाँ, ω2L ω2C इक्वल टू प्लस R आ गया, क्योंकि ओमेगा ये वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर ओमेगा और लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटिव ज़्यादा होगा, तो माइनस आ रहा। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो बताओ यहाँ क्या आ गया? ω2 माइनस ω1 L। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 1/C कॉमन आ जाएगा, तो 1/ω1 माइनस 1/ω2, और ये कितना हो गया था? सब्ट्रैक्ट किया था तो ये 2R हो गया। ω2 माइनस ω1 इनमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा L 1/C, और नीचे है ω1 ω2 इक्वल टू 2R। ω1 ω2 को लिखोगे तो स्क्वायर करोगे तो LC आ जाएगा ऊपर, LC ऊपर आएगा तो L से L 2L हो गया। ω2 माइनस ω1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैंने निकाला R/L आ गया। R और L की वैल्यू दी गई है, देखो R और L की वैल्यू क्या दी गई है? ω2 माइनस ω1। R की वैल्यू दी थी, फिर से क्वेश्चन को देखें, R की वैल्यू 40 और L की वैल्यू 5, तो 40 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 का डिफरेंस आना चाहिए, और 8 का डिफरेंस केवल एक ही क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, और ω1 ω2 का जो स्क्वायर करेंगे 1/LC करेंगे, तो ये जो आपका वोल्टेज दिया है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा पेपर ख़त्म हो गया। फिर भी कहीं डिफ़िकल्टी आएगी तो आप लोग मुझसे पूछोगे। और मेरी क्लास का नाम है विलियम्स फिजिक्स क्लासेस, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं।